हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक में चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि यदि आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको एक बात पता होगा कि कोई भी मैं नया चैप्टर बताता हूं, सबसे पहले मैं उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जरूर बताता हूं, ताकि उस चैप्टर के अंदर प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाए, क्या क्या तरीके होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है और प्रश्नों को कैसे कम से कम समय में सॉल्व किया जाए, इन सभी पॉइंट को हम लोग इंट्रोडक्शन में समझते हैं। ठीक है। और कोई भी चैप्टर को कुछ इस तरह से आप समझेंगे, पढ़ेंगे तो यकीन मानिए उस चैप्टर के अंदर प्रश्न कितना भी डीपली हो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री के अंतर्गत त्रिभुज के समरूप पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उन कॉन्सेप्ट को बेहतरीन ढंग से और एक एक एग्जाम्पल से समझेंगे। भले ही थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझा कर नहीं जाऊंगा। ठीक है। चलिए दोस्त, सबसे पहले समझते हैं समरूप। देखिए दोस्त, समरूप से ही स्पष्ट हो रहा है, इसके वर्ड से ही स्पष्ट हो रहा है कि समान रूप, समान रूप यानी कि एक जैसा रूप, एक जैसा रूप। ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है। और ये भी एक बड़ा सा समबाहु त्रिभुज है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये छोटा सा समबाहु त्रिभुज है, ये बड़ा सा समबाहु त्रिभुज है। मतलब रूप तो समान ही है ना, केवल लंबाई चौड़ाई की ही अंतर है। मतलब रूप समान है, यानी कि एक समरूप है। समरूप का चिन्ह इस प्रकार से दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से। क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्त। जैसे अगर मैं अपना हाथ यहाँ पर उठाता हूँ तो देख रहे हैं कि यहाँ पर एक छाया बन रहा है। यहाँ पर तो किसका छाया है? इस हाथ का है ना। यानी कि ये रूप किसका है? इसका रूप है। यानी कि दोनों समरूप है। ठीक है। लंबाई चौड़ाई पर डिपेंड नहीं करता है। अगर दोनों त्रिभुज अगर बराबर है, मतलब इसका अंग भी समान है, लंबाई चौड़ाई भी समान है, तो ये किस प्रकार का नाम लिया जाएगा? इसका सर्वांग सम। ठीक है। तो सर्वांग सम इस वीडियो में हम लोग नहीं पढ़ना है। सर्वांग सम कुछ इस तरह से होता है। क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले समरूप पर आधारित जितने भी नियम हैं उन नियम को पहले समझते हैं और तभी आप आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे। ध्यान दीजिएगा। पहला नियम है कि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के तीनों प्रत्येक कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों प्रत्येक कोण के बराबर हो तब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यानी कि दो त्रिभुज हो इस तरह से, दो त्रिभुज हो और दोनों त्रिभुज के तीनों प्रत्येक कोण अलग अलग बराबर हो। यानी कि ए है, बी है, सी, ये आपका पी है, क्यू, आर, ये एंगल है थीटा, ये भी आपका थीटा, अल्फा है, ये भी आपका अल्फा, ये आपका बीटा। तो आप देख रहे हैं कि थीटा यानी कि कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर में कोण आर। क्लियर है। यानी कि तीनों प्रत्येक कोण बराबर है, यानी कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। समरूप होंगे तो हम लोग इसका नामकरण कैसे लेंगे, यही आपसे प्रश्न में पूछता है। ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या है? कोण ए बराबर कोण पी, ठीक, कोण बी बराबर कोण क्यू। ठीक है। ये भी अल्फा कोण है, ये भी अल्फा कोण है, यानी कि कोण बी बराबर कोण क्यू। क्लियर है ना। कोण सी बराबर कोण आर है। ठीक है। तो इसका नामकरण कैसे लेंगे ये हमें सीखना है। डायरेक्टली ही आपसे प्रश्न में पूछ भी लेता है। ध्यान दीजिएगा। कोण ए बराबर कोण पी है ना, तो त्रिभुज अगर हमें ए बी सी समरूप हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा। कोण ए बराबर पी है ना, तो ए पहले है तो ए पहले हम लेंगे। ए के सामने कौन सा कोण है? पी है ना, पी पहले लेंगे। ठीक। और बी के सामने कौन सा कोण है? ये दोनों बराबर है ना, फिर क्यू। ठीक है। अब देखिए सी है, सी के बराबर कौन सा कोण? आर है, तार।
इस तरह से हम समरूप के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका है लिखने का, बहुत सा तरीका है, ध्यान दीजिएगा। अगर त्रिभुज, अगर ACB लिखना है, त्रिभुज ACB समरूप लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि कोण A बराबर किसका है, कोण A बराबर P है, तो पहले त्रिभुज P, ठीक है, फिर C है ना, C कोण किसके बराबर है, C बराबर R है, तो यहाँ पर आपकी बार R लिख लेंगे। ठीक, अब कोण B बराबर में क्या है, Q है, Q लिख देंगे, यानी कि त्रिभुज ACB समरूप त्रिभुज PRQ होगा। क्लियर है। अब चलिए दोस्त, एक और तरीका सब लिख सकते हैं। जैसे आपसे ये पूछ दे कि QPR त्रिभुज QPR समरूप क्या होगा। ठीक है, तो ये देखते हैं Q पहले है ना, तो Q के सामने कौन सा कोण B है, यानी कि त्रिभुज B है ना, B। अब की बार P है, तो P के सामने कौन सा कोण A है, तो त्रिभुज A। अब की बार R है, तार के सामने C है, तो आपका हो गया समरूप के लिए। ठीक है, तो इससे हमें यह स्पष्ट हो रहा है कि अगर इस प्रकार अगर समरूप के रूप में दिया रहा है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि कोण Q बराबर कोण B है, कोण P बराबर कोण A है, कोण R बराबर कोण C है। ठीक है, तो चलिए दोस्त, इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरह से क्लियर करने के लिए इस पर एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस प्रश्न में दो चित्र दिया है, इस चित्र की मदद से हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब जानते हैं कि एक त्रिभुज में टोटल 180 डिग्री का कोण होता है, जिसमें दो कोण का मान दे दिया है 80 और प्लस 50, तो कितना हो जाएगा 130। तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा 50 डिग्री, तब ना टोटल मिलकर के 180 हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं 50 50 100 डिग्री, 180 लाने के लिए यहाँ पर अगर 80 लेंगे तब ना 180 डिग्री कोण हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर ऑप्शन में, त्रिभुज BAC समरूप है त्रिभुज NMP। तो हमने क्या बताया है कॉन्सेप्ट में कि कोण B बराबर में N होना चाहिए, तो कोण B बराबर N, यहाँ पर 50 डिग्री है, यहाँ पर 80 डिग्री है, तो बराबर नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर N नहीं होगा। ठीक है, B को देखते हैं, त्रिभुज BAC समरूप त्रिभुज MNP। इसका मतलब यह है कि कोण B बराबर में कोण M होना चाहिए। तो देखते हैं, कोण B 50 डिग्री है, M भी आपका 50 डिग्री है, यहाँ तक सही है। कोण A बराबर कोण N होना चाहिए, A कितना है 80 डिग्री और N कितना है 80 डिग्री, यानी कि अभी बराबर है, ये भी बराबर। कोण C बराबर कोण P, कोण C 50 है, P भी 50 है, यानी कि ऑप्शन नंबर B आपका सही है। अब ये देखते हैं कि ये नहीं है, आखिर क्यों नहीं है। त्रिभुज CAB समरूप त्रिभुज NMP, यानी कि कोण C बराबर में कोण N, C कितना है 50 डिग्री और N कितना है 80 डिग्री, बराबर नहीं है, नहीं होगा। इसको देखते हैं, कोण B बराबर कोण P, कोण B कितना है 50 डिग्री, P कितना है 50 डिग्री, अभी तो सही चल रहा है। कोण A बराबर कोण M, A कितना है 80 डिग्री या M कितना है 50 डिग्री, फेल हो गया, यानी कि ये वाला नहीं होगा। तो यहाँ तक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन भी है, इस प्रश्न को पहले सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्त, ये प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित शर्तों में से कौन सी शर्त पर्याप्त है जिससे कि त्रिभुज ABC और DEF समान कहे जा सके, समान मतलब कि समरूप कहे जा सके। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF कहे जा सके। तो जब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ऑप्शन में आते हैं तो देखते हैं कि दो ही कोण आपको बराबर के रूप में दिया है प्रत्येक ऑप्शन में, लेकिन हमने जो कॉन्सेप्ट बताया है वो हमने ये बताया है, जब दोनों त्रिभुज में तीनों प्रत्येक कोण बराबर हो तभी हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट, एक नोट्स लिख लेते हैं दोस्त। नोट ये है कि जब भी आपसे ये कहेगा कि दो कोण दिया रहे और आपसे पूछेगा कि त्रिभुज समरूप कीजिए, कैसे समरूप करें, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके सामने त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, यहाँ पर PQ वाले लेते हैं,
पी क्यू आर ऐसा दिया रहा है, आपको दो ही कोण आपको लेना है। कैसे लेंगे? तो इस त्रिभुज का पहला एंगल ले लीजिए, पहला एंगल यानी कि कोण ए बराबर में ये वाला कोण पी, ठीक है, एक हो गया। एक अंतिम वाला ले लीजिए, अंतिम वाला कोण सी बराबर में कोण आर। तो इससे पता चला गया कि दो कोण से ही आपका स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है। सेम चीज यही, कोण ए बराबर में कोण डी, एक अंतिम वाला कोण सी बराबर में कोण एफ है। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? कोण ए बराबर डी, ठीक है, कोण सी बराबर, यानी कि ये वाला एंगल आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? उस कॉन्सेप्ट को जरूर लिख लेना क्योंकि इस पर प्रश्न पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए दोस्त, ये नियम क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। समानुपाती मतलब इसको थोड़ा समझते हैं। यदि आपके सामने ए बी बटा में पी क्यू बराबर में 1/3 दिया रहा है, ठीक। यदि बी सी बटा में क्यू आर बराबर में 2/6 दिया रहा है, तो आप जानते हैं कि 2/6 है तो ये खत्म हो जाएगा, 1/3 है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये भी 1/3, ये भी 1/3, यानी कि दोनों अनुपात बराबर है, यानी कि समान है। तो हम इसलिए कहते हैं कि दोनों अनुपात समानुपाती है, ठीक है। इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी बटा में पी क्यू बराबर में बी सी बटा में क्यू आर। तो हम ये कहते हैं कि दोनों के दोनों समानुपाती हैं, ठीक है। अब चलिए आइए नियम पर। तो दो त्रिभुज समरूप है, तो इस प्रकार से ले लेते हैं दो त्रिभुज, इसका नामकरण ले लेते हैं ए बी सी है और ये आपका पी क्यू आर है, ठीक है। त्रिभुज आपका ए बी सी समरूप है, त्रिभुज पी क्यू आर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने पिछले वाले कॉन्सेप्ट में मैंने बताया है कि अगर त्रिभुज समरूप के रूप में दिया रहा है तो पहला कोण पहला के बराबर होता है, यानी कि जैसे कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर, ये हो जाएगा। तो इसके संगत भुजाएं समानुपाती होती है, यानी कि इस तरह से होता है। इसको थोड़ा देखते हैं। हमें देखिए नियम को याद नहीं करना है, इसको थोड़ा समझना है। अगर एक बार समझ लीजिएगा तो ये आसानी से इस नियम को जल्दी आप भूल नहीं पाइएगा, ठीक है। याद कीजिएगा तो कितना याद कीजिएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स भी याद करने लगेगा तो कोई बात नहीं रहे, ठीक है। थोड़ा समझते हैं दोस्तों। कोण ए बराबर में पी, ठीक, कोण ए बराबर पी, कोण ए के सामने कौन सा भुजा आएगा? बीसी आएगा, तो बीसी। अब पी है, कोण पी के सामने कौन सा भुजा? क्यू आर, है ना। आर क्यू भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। तो क्यू आर बराबर कोण बी बराबर में कोण क्यू, कोण बी, बी के सामने कौन सा भुजा? ए सी, ए सी, और क्यू है ना, क्यू के सामने कौन सा? पी आर, ठीक है, बराबर कोण सी बराबर कोण आर है, सी के सामने ए बी और आर के सामने पी क्यू। तो ये आपका हो गया कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत भुजाएं समानुपाती के रूप में होते हैं। क्लियर है कि नहीं यहाँ पर? ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर है। तो आपके सामने अगर इस प्रकार से दे दिया जाए, इसको थोड़ा सा मिटा दें, तो हम लोगों ने चित्र की मदद से ये तो समझ लिया कि जब दो त्रिभुज समरूप है तो उसकी जो संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है, यही जब बिना चित्र के लिए हम कहें कि ये बताओ कि इसकी भुजा समानुपाती है, कैसे बताओगे? ठीक है, इसको थोड़ा समझते हैं बिना चित्र के। ले लेते हैं कोई भी त्रिभुज, जैसे त्रिभुज DEF, ठीक है, समरूप त्रिभुज MNP दिया रहा है। हमें यह बताना है कि इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है बिना चित्र के। कैसे बताएंगे? थोड़ा सा इसको थोड़ा संगत भुजाएं पर ध्यान देते हैं। संगत भुजा मतलब क्या? संगत मतलब क्या होता है? भाई भाई जिसके साथ आप अधिक रहते हो वही ना संगत होता है। ठीक है, यानी कि नज़दीकी फ्रेंड्स, यही बात। तो क्या करते हैं,
संगत भुज जब भी आपसे कहेगा ना तो नजदीक वाला लेना है। कैसे? तो देखिए डी ई यहां से एम एन, तो डी ई बटा में एम एन, ठीक है, बराबर, अब नजदीक कौन आएगा? ये वाला है, ई एफ बटा में एन पी बराबर में, ये जो बचा है उसको लिख दीजिए डी एफ और ये आपका एम पी। हो गया। बिना चित्र के मदद से हमने ये बता दिया कि दो त्रिभुज जब समरूप हो तो उसकी भुजा समानुपाती होती है, संगत भुजा समानुपाती होती है। ठीक है, इसको भी इसी प्रकार ले सकते हैं, जैसे ए बी नजदीक है तो ए बी बटा में पी क्यू, तो ए बी बटा पी क्यू है। ठीक है, बी सी बटा में क्यू आर होगा, तो बी सी बटा क्यू आर दिया है, यहाँ पर है। बचा जो है लिख दीजिए ए सी बटा में पी आर, दिया है, कोई डाउट नहीं। हाँ, एक और बात दोस्त, इसका अपोजिट भी सी होता है, यानी कि भुजा अगर समानुपाती के रूप में दिया रहे तो हम ये कहेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कैसे? इसको थोड़ा समझते हैं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे ताकि इस वीडियो का अंत तक कोई भी नियम आपको दिक्कत ना करे। ध्यान दीजिएगा, अगर दो त्रिभुज दिया है, जैसे इसको ए बी सी ले लेते हैं और एक और त्रिभुज ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं डी ई एफ, इस प्रकार। ठीक है, और इसका जो भुजा है संगत भुजा समानुपाती के रूप में दिया रहा है कुछ इस तरह से, जैसे ए बी बटा में डी ई दे दे बराबर बी सी बटा में डी एफ दे दे बराबर बी सी, डी एफ मैंने ले लिया, ए सी बटा में ई एफ दे दे, तो हम ये कहेंगे कि ये त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे ए बी बटा में डी ई है, ए बी बटा में डी ई, ए बी बटा में डी ई, ए बी के सामने कौन सा एंगल? कोण सी, तो कोण सी, और डी ई है ना, तो डी ई के सामने कौन सा एंगल? कोण एफ, ये कोण बराबर। अब देखिए दोस्त, बी सी बटा में डी एफ है, तो बी सी के सामने कौन सा कोण? ए, तो कोण ए बराबर में, अब डी एफ है ना, तो डी एफ इसके सामने कौन सा कोण? कोण ई, कोण ए बराबर में कोण ई हो जाएगा। ठीक है, अंत वाला क्या है? भुजा ए सी बटा में ई एफ, ए सी कौन है? ए सी के सामने कोण बी, और ई एफ है ना, तो ई एफ के सामने कोण डी। बस इस तरह से पहचान लेंगे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? क्लियर है तो लाइक कर देना, और इसी तरह के समझना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे और हमेशा आप सीखते रहिएगा। ठीक है, अब चलिए इस पर एक प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं, ताकि वो आज से आप बेहतरीन ढंग से आपका क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए एक चित्र दिया है, इस चित्र की मदद से प्रश्न को सॉल्व करना है। चलिए पहले प्रश्न क्या करें इसको थोड़ा समझते हैं। आकृति में कोण एफ ई डी का मान की गणना करें। कोण एफ ई डी, एफ ई डी बराबर बताएं। ध्यान दीजिएगा, एफ ई डी कौन है? एफ ई डी, यानी कि ये वाला एंगल आपको पता नहीं क्या होगा। सबसे पहले समझते हैं कि 12 है, ये 7.6 है, ये 6√3 है। ठीक है, ये 3√3 है। ठीक है, देखते हैं कि 6√3 है, ये 3√3 है। अगर हम 3√3 में 2 से गुना करते हैं तो 6√3 आ जाएगा, हो जाएगा। अब इसको चेक करते हैं, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6 है, 6 से अगर हम 2 से गुना करें 6 में तो 12 आ जाएगा, हो जाएगा। 3.8 है, 3.8 में अगर 2 से गुना कर दें तो 7.6 हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि समानुपाती के रूप में है, यानी कि सभी को एक ही नंबर से गुना करने पर वो समान आ रहा है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे? तो ये तो क्लियर हो गया कि भुजा समानुपाती है, असमानुपाती होता है तो उसके सामने वाला कोण बराबर होता है। अब देखिए हमें कोण ई निकालना है ना, तो इसके सामने वाला 7.6 है, 7.6 है ना, तो 7.6 यानी कि 3.8 का गुना करेंगे तो 7.6 हो गया, यानी कि इसके सामने वाला कोण सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कोण सी बराबर कोण ई आएगा। तो कोण सी कितना है नहीं पता, लेकिन 70 डिग्री 80 डिग्री तो दिया है ना, तो आप जानते हैं एक त्रिभुज में टोटल 180 डिग्री का कोण बनता है, जिसमें दो कोण का मान दे दिया है 80 प्लस 70, तो 80 प्लस 70 कितना हो जाएगा? 150, तो ये आपका 30 डिग्री। तो इसी तरह हम कह देंगे कि कोण ई
यानी कि एफ ई डी बराबर में 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। इसी तरह से अगर आपसे ये पूछ दें कि कोण डी आपसे पूछ दें, चलिए हमारे तरफ से कोण डी आपसे पूछ दे तो क्या होगा। तो डी के सामने देखते हैं कि भुजा क्या है, 12 है, 12 है ना, कोण डी के सामने 12, तब 12 का समानुपाती कौन है, 6 है। ठीक है, 6 है, 6 के सामने कौन सा कोण, 70 है, यानी कि कोण डी बराबर में 70 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे एफ से पूछ देते, एफ के सामने वाला कौन सा भुजा, 6√3 है, तो 6√3 का आधा कौन है, 3√3, 3√3 का सामने वाला कोण 80 डिग्री है, यानी कि कोण एफ बराबर में आपका 80 डिग्री। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न फिर कभी आपके सामने आएंगे तो आसानी सॉल्व कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यानी कि नियम को समझते हैं। चलिए दोस्त, ये नियम क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप संगत भुजाओं के समानुपाती होती है। यानी कि अगर दो त्रिभुज यानी कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ दिया रहा है, तो दोनों त्रिभुज के परिमापों का अनुपात संगत भुजाओं के समानुपाती होती है। परिमाप मतलब कि भुजाओं को जोड़ दीजिएगा तो एक परिमाप होता है। ठीक है, जैसे त्रिभुज ए बी सी का परिमाप अनुपात यानी कि बटा में त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप बराबर होगा संगत भुजा। ठीक है, संगत भुजा यानी कि कौन मतलब नज़दीक है, तो ए बी है ना, तो ए बी के सामने डी ई है, यानी कि ए बी बटा में डी ई। ठीक है, बराबर अब बी सी नज़दीक है, यहाँ पर ई एफ नज़दीक है, यानी कि बी सी बटा में ई एफ बराबर अब कौन बचा है, ए सी बचा है, तो ए सी बटा में डी एफ। ठीक है, तो ये आपका हो गया नियम। अब आप ये मत कर देना कि ए बी और ई एफ मत कर देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग लेना यानी कि जो ये है तो पहले से ये दोनों लेना पड़ेगा, क्लियर, तभी आपका सही हो पाएगा। चलिए इस पर एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को सबसे पहले समझते हैं। चलिए प्रश्न क्या कर रहा है, दो एक जैसे त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की परिधियां क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। यदि पीक्यू बराबर 10 सेंटीमीटर है तो एबी की लंबाई क्या होगी। चलिए प्रश्न से आपको पता चल गया होगा कि एक जैसे त्रिभुज यानी कि समान रूप है, समरूप है। समरूप है तो दोनों को परिधि दिया है, एबीसी का परिधि दे दिया है 36, यानी कि एबीसी का परिधि दे दिया है, यानी कि पेरीमीटर ऑफ एबीसी और पेरीमीटर और पीक्यूआर बराबर क्या होगा कि उसकी संगत भुजाओं का अनुपात होता है। अनुपात क्या दिया है, पीक्यू बराबर 10 सेंटीमीटर, तो नीचे पीक्यूआर है तो नीचे पीक्यू, ऊपर आपका ए बी हो जाएगा। ठीक है, ए बी बटा में पीक्यू, सही है। चलिए हमें ए बी की लंबाई पूछा है, जिसमें ए बी सी का मान दे दिया है कितना 36 और पीक्यूआर का परिमाप दे दिया है 24। ए बी का मान नहीं दिया है, इसका सॉल्व करना है, तो ए बी पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर। जो कट रहे कटा सकते हैं आप, से 12 दूनी 24, 12 3 36, 2 5 10, यानी कि ए बी बराबर में आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो ये भी आपका सेंटीमीटर में। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चल दोस्त, इस नियम को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, क्योंकि इस नियम पर बहुत सारे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। ठीक है, चलिए क्या कर रहा है, यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा दो भुजा को विभाजित करने के साथ साथ तीसरे भुजा का समांतर हो तो विखंडित भुजा उसी अनुपात में विभाजित करती है। थोड़ा समझते हैं दोस्तों, अच्छी तरह से समझेंगे। ये आपका त्रिभुज है, ठीक है, इसका नाम ले लेते हैं ए बी सी, और डी ई एक ऐसा रेखा है जो कि BC के समांतर है। ठीक है, BC के समांतर यानी कि समांतर का चिन्ह इस प्रकार देते हैं, DE समांतर BC। ठीक है, जब इस प्रकार दे दिया रहे
तो क्या होता है, फर्स्ट ये कि ए डी बटा में बी टी, ठीक है, बराबर इसी तरह से ये भी लेना है ए ई बटा में ई सी, ठीक, पहला। दूसरा ये कि पूरा का पूरा ए बी बटा में ए डी बराबर, जैसे इस प्रकार ये अपने लिया है ये भी इसी तरह से लेना है ए सी पूरा बटा में ए ई, ठीक है। तीसरा कि हमने ये ले लिया, ठीक है, चलिए ये वाला ए बी बटा में बी डी बराबर में ए सी बटा में ई सी, ठीक है। ये हो गया 3 विखंडित पर आधारित, और इसी पर घुमा घुमा करके 50 से 60 प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो कैसा प्रश्न पूछे, कितना भी डीपली प्रश्न पूछे, आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। एक और नियम है दोस्त, जैसे ये 4th पॉइंट बना दे रहे हैं। 4th पॉइंट ये कि आप देख रहे हैं कि ये छोटा सा त्रिभुज हो जा रहा है और एक बड़ा सा त्रिभुज हो जा रहा है। तो आप क्या करें कि ए डी बटा में बड़ी त्रिभुज की भुजा ए बी बराबर जो आपने लिया है छोटे त्रिभुज की भुजा, इसकी एक समांतर भुजा लीजिए छोटे त्रिभुज का, ठीक है। ये वाला डी ई ए डी छोटे भुजा का है तो डी ई भी छोटे भुजा का समांतर भुजा होना चाहिए, बटा में बड़े भुजा का समांतर भुजा, इसके समांतर ये है तो बी सी, इस प्रकार हो सकता है, ठीक है। आप ये भी लिख सकते थे जैसे ए ई बटा में ए सी बटा में डी ई बटा में बी सी, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्त, इस पर एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को समझते हैं ताकि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ध्यान दीजिए दोस्त, प्रश्न क्या कर रहा है, त्रिभुज ए बी सी में डी और ई क्रमशः भुजा ए बी और ए सी पर स्थित बिंदु है। डी ई बी सी के समांतर है। यदि ए डी डी बी और डी ई की लंबाई क्रमशः मतलब कोरस्पॉन्डिंग 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5.4 सेंटीमीटर है तो बी सी की लंबाई ज्ञात करें। कुछ इस तरह का है, जैसे देखिए त्रिभुज है आपका ए बी सी, ठीक है, और डी ई ए बी और ए सी पर क्रमशः बिंदु है। तो क्रमशः मतलब ए बी के सामने डी कर रहा है तो डी हो जाएगा, ए सी के सामने ई कर रहा है तो ई हो जाएगा। तो ये एक रेखा जो है ना बी सी के समांतर है, ठीक है, समांतर है। इसमें कह दिया है ए डी 9 सेंटीमीटर है, ए डी ये आपका 9 हो जाएगा और डी बी ये वाला है 6 सेंटीमीटर है, ठीक, और डी ई बराबर में 5.7 डी 5.4 हो जाएगा। और आपसे पूछ रहा है कि बी सी की लंबाई क्या होगी, यानी कि ये वाला आपसे पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट आप अपनाइए। ये वाला दिया है ना, तो पहले छोटे त्रिभुज की भुजा ले लीजिए 9, फिर बड़े त्रिभुज की भुजा, तो 9 और 6 तब ना ए बी हो जाएगा, तो 9 6 15 बराबर छोटे त्रिभुज की ये समांतर भुजा एक 5.4 बटा में बड़े भुजा बी सी की, यानी कि एक्स ले लेते हैं इसकी, अगर पॉइंट हटेगा तो नीचे में 1.10 आ जाएगा। जो कट रहा है कटा सकते हैं, जैसे 5 3 15, 5 2 का 10, ठीक है, 9 6 54 और कुछ कटा है नहीं, 1 2 3 6, यानी कि एक्स इधर जाएगा तो 3 × 3 9। क्लियर है यहाँ तक, यानी कि बी सी की लंबाई आपका 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नियम यानी कि कॉन्सेप्ट को समझते हैं दोस्त। ये नियम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के आधी और समांतर होती है। मतलब कि ये एक त्रिभुज है, ठीक है, इसका नाम बोलते हैं ए बी सी, ठीक है, और पी क्यू एक ऐसा बिंदु है जो कि ए बी और ए सी पर मध्य बिंदु है, यानी कि आधे आधे बिंदु पर इस प्रकार है, ठीक।
ठीक है। इसका नाम लेते हैं पी क्यू। पी क्यू है, आधी आधी पॉइंट पर है, तो ये वाला पी क्यू बी सी का आधा होगा, बी सी का आधा होगा, यानी कि बी सी बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये जब आधा है यानी कि एकदम बीच पॉइंट पर है, तो ये भी आपका आधा हो जाएगा, यानी कि ए पी बराबर में, यहाँ पर लिख दे रहे हैं ए पी बराबर में ए बी बटा में 2, और ये भी हो जाएगा ए क्यू बराबर में ए सी बटा में 2 हो जाएगा। मध्य बिंदु का ये अर्थ होता है कि 2 बराबर भागों में बांट देना, ठीक है, यानी कि ए पी बराबर बी पी, ए क्यू बराबर में क्यू सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये नियम क्या कह रहा है, त्रिभुज के किसी कोण की अर्धक रेखा सम्मुख भुजा को अपनी भुजाओं के अनुपात में बांटती है। मतलब कि एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी, और अर्धक रेखा मतलब क्या है, ऐसी रेखा जो कोण को 2 बराबर भागों में बांटे। तो यहाँ से ले लेते हैं कि ये आपका 2 बराबर भागों में बांट दिया। अगर मान लीजिए कोण थीटा है तो थीटा बटा 2 हो जाएगा, ये भी आपका थीटा बटा 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका अर्धक रेखा है, इसका नाम लेते हैं एम, ठीक है। तो इसका जो भुजा है ना एक समान अनुपात के रूप में रहेगा, जैसे ए बी बटा में ए सी, ठीक है। अब देखिए दोस्त, इसमें ये वाला है तो इसके सामने ये वाला होगा बी एम, अब इसमें ये वाला है इसके सामने ये कौन है ना, तो आपका एम सी। ये हो गया आपका नियम हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चल दोस्त, इस पर एक एग्जाम्पल भी है, उस एग्जाम्पल को समझ करके इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। चलिए प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि 2 समान कोणिक त्रिभुज के कोण द्विभाजक खंडों का अनुपात 3:2 के अनुपात में है तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात क्या होगा। चलिए अच्छे तरीके से इसको समझते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी ले लेते हैं अपने मन से। ये जो द्विभाजक जो खंड है ना, समान कोणिक द्विभाजक खंड, यानी कि ये वाला द्विभाजक खंड 3:2 है, तो 3:2 है, ठीक है, ये एम ले लेते हैं। 3:2 है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि दोनों त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात क्या है। संगत भुजा मतलब ये, जैसे आपका ये एक नियम होता है कि जब किसी कोण को अर्धक रेखा यानी कि 2 बराबर कोण में डिवाइड करने वाली रेखा जब गुजरे, तो जो ये डिवाइड होता है ना, इसका रेशियो, जैसे बी एम बटा में एम सी, ठीक है, दिख रहा है। तो ये देखिए किस में है, ए बी में है, तो ए बी। ये 2 किस में है, इसमें ए सी में है, ए सी। क्लियर है ना? ये वाला इसमें है तो ये वाला हो जाएगा। अब बी एम क्या है, 3 है, 3 बटा में 2 है। ए बी कितना है, ए बी बटा में ए सी। इसी के रेशियो पूछ रहा था, तो ए सी के रेशियो आपका 3:2 हो जाएगा। क्लियर है? आप ये मत कर दीजिएगा 2:3 हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना, इस नियम के अनुसार। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यानी कि नियम को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये नियम क्या कह रहा है, समरूप त्रिभुजों की संगत माध्यिकाएं समानुपाती होती है। माध्यिका मतलब कि ऐसी रेखा जो आधार को 2 भागों में बांटे, ठीक है। जैसे देखिए ये आपका एक त्रिभुज हो गया जिसका नाम ए बी सी रख देते हैं, ए बी सी, और इसकी माध्यिका इस पर कर लेते हैं। इसकी माध्यिका कर लेते हैं तो बी सी को 2 बराबर भागों वाले बिंदु पर कटेगा, यानी कि ये आपका डी ले लेते हैं, ये हम ए ई ले लेते हैं, इसका नाम एफ ले लेते हैं, ठीक है, ई एफ डी जो कि माध्यिका है। एक और त्रिभुज ले लेते हैं इस प्रकार पी क्यू आर, इसकी माध्यिका इस प्रकार है एम, इसकी माध्यिका है एन, इसकी माध्यिका ओ, ठीक। अब ये कह रहा है कि समरूप त्रिभुज है, दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप है, यानी कि समरूप त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक।
जब इस प्रकार दिया रहा है तो जो संगत माध्यिका है वो आपका समानुपाती के रूप में रहती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कोण ए बराबर कोण पी होगा, ये तो आपका क्लियर है, कन्फर्म है। ठीक है, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। ठीक है, अब कोण ए है तो इसका माध्यिका वाला रेखा जो है, माध्यिका रेखा कौन है? एडी है, एडी है ना, तो ए वाला एडी। ठीक है, तो कोण ए बराबर पी है ना, तो इसका माध्यिका कौन है? माध्यिका रेखा पीएम है, कोण पीए से निकला है तो आपका पीएम। ठीक, क्लियर है। अब आगे लेते हैं, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी है तो बी का माध्यिका कौन है? बीएम है, बी सॉरी बीएम नहीं, बी एफ। एक ऐसी रेखा है, एक ऐसी माध्यिका है जो कि बी से निकला है, इसलिए बी एफ लेते हैं। तो बी एफ बटा में कोण क्यू, क्यू के सामने कौन माध्यिका? क्यू एन, क्यू एन बराबर, अब अंतिम कौन है? कोण सी बराबर कोण आर, कोण सी के बराबर सॉरी कोण सी बराबर कोण सी का जो माध्यिका है कौन होगा? सी ई, यानी कि ई सी लेते हैं, और आर के सामने ओ आर, ये आपका समानुपाती हो गया। क्लियर है, कुछ नहीं करना था। चलिए इसको और अच्छी तरह समझने के लिए एक और चित्र की मदद से समझते हैं। जैसे इस प्रकार दिया रहा है, इस प्रकार, इस प्रकार दिया रहा है। ठीक है, और दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप है। इसका नाम लेते हैं डी ई एफ पी क्यू आर। इसका लेते हैं इस प्रकार, ए में लेते हैं, एन ले लेते हैं, इसका ओ ले लेते हैं। ठीक है, इसमें लेते हैं ए ले लेते हैं, इसमें बी ले लेते हैं, इसका सी ले लेते हैं। ठीक है, और ये कह दें कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, यानी कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होंगे त्रिभुज ई एफ डी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आर के सामने मान कि कोण आर बराबर में कोण ई है। ठीक है, और जो एम एन हो वो जो है माध्यिका रेखा है, और ये सी बी ए माध्यिका बिंदु है। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए, कोण आर बराबर में ई है, तो आर कौन है? ये वाला है। आर का जो माध्यिका रेखा है कौन है? कोण आर से ये निकला है, तो बी आर। ई का जो माध्यिका रेखा है ई ओ है, ई ओ। ठीक है, अब की बार कौन है? कोण पी बराबर में एफ, कोण पी आपका ये वाला है, तो इसका माध्यिका रेखा पी सी है, पी सी, और एफ है ना, तो एफ के सामने कौन? ये वाला एफ एम, एफ एम रेडियो। अच्छा, एक और क्यू डी। ठीक है, क्यू का माध्यिका रेखा ए क्यू बटा में डी का डी एन। क्लियर है? तो हमें तो कुछ लग रहा है कि आपको थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, लेकिन आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए इतना सारा टाइम ले रहा हूँ, ताकि जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो गए दोस्त कि इस तरह के जो समरूपता पर आधारित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको नहीं समझ में आ रहा होगा। इसलिए मैं धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूँ, ताकि आपको कहीं भी डाउट ना लगे। ठीक है नहीं? ठीक है कि नहीं? तो उम्मीद है कि यहाँ तक जितने भी मैंने आपको नियम बनाए हैं, कॉन्सेप्ट बताया है अपने तरफ से, आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर अच्छी तरह से समझ में आए होंगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, जिसको इस प्रकार के नियम उनको पता नहीं है या समझ में नहीं पाते हैं, तो फ्री में ही आप सीख सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यानी कि नियम को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये नियम क्या कह रहा है? समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनकी संगत ऊंचाई के वर्गों के समानुपाती होती है। मतलब जैसे ये आपका दो त्रिभुज दिया रहेगा और दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप होगा, यानी कि समान रूप, एक जैसा होगा। ठीक है, बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन एक जैसा होगा। इसका नाम ले लेते हैं क्या? पी क्यू आर ले लेते हैं।
इसका नाम DEF ले लेते हैं, ठीक है। और ऊंचाई, ऊंचाई मतलब क्या, जैसे ऐसी रेखा जो शीर्ष से निकल करके आधार पर 90 डिग्री का कोण बना दे, ठीक है, वैसी रेखा आपका ऊंचाई होता है। यहाँ पर भी ले लेते हैं, ये यहाँ से ये आपका ऊंचाई है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसका हम ले लेते हैं MN। क्लियर है कि नहीं। ये दोनों त्रिभुज समरूप है, यानी कि त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज DEF, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF क्या होगा। नियम क्या कहता है, इसके संगत ऊंचाई के वर्ग के समानुपाती होती है, ठीक है। ऊंचाई कौन है, पहले ये त्रिभुज PQR है ना, तो PQR में पहला ऊंचाई लेते हैं, यानी कि PM, ये PM स्क्वायर बटा में, अब त्रिभुज DEF है तो DEF में FN का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ये वाला। दिए दोस्त, जितने भी आपका ये नियम है ना, अच्छे तरीके से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा नियम है ना, अगर आप SSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये जरूर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, इस पर एक प्रश्न भी है, इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, प्रश्न क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है, ठीक। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज DEF का संगत शीर्ष लंब होगा। चलिए, इसका मुझे चित्र बनाने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, और एग्जाम में वैसे भी बिना चित्र के ही आप प्रयास करना कि प्रश्न को सॉल्व किया जाए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारा समय आपका ले लेगा। चलिए, त्रिभुज ABC के पहले क्षेत्रफल दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ABC का क्षेत्रफल कितना है 100, फिर DEF का क्षेत्रफल 49 दे दिया है, ठीक। और ABC का शीर्ष लंब 5 सेंटीमीटर है, तो ABC का क्षेत्रफल है ना 100, तो इसके सामने 5, और DEF का शीर्ष लंब पूछ रहा है, तो DEF का शीर्ष लंब मान लेते हैं 1 से ले लेते हैं, तो ये क्षेत्रफल है ना, तो इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, यही कंसेप्ट का अपने आना है। चलिए, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 4 100, ठीक। x स्क्वायर है, इधर जाएगा तो इधर जाएगा तो 49 गुने 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर स्क्वायर रूट हो जाएगा, 49 है तो 7 निकल जाएगा, 4 है तो 2 निकल जाएगा, यानी कि x बराबर में आपका 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है, नो डाउट। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि यहाँ पर डाउट है, ताकि मैं अपने वीडियो में उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सॉल्व कर सकूँ, ताकि आपका ये क्लियर हो सके, ठीक है, वो भी फ्री में। चलिए, नेक्स्ट नियम को समझते हैं, और अगर थोड़ा सा बोरिंग हो रहे होगे तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट नियम है। अगर इस नियम को अगर समझ लेते हो तो त्रिभुज पर आधारित बहुत सारे प्रश्न इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप आसानी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। 1-2 बार केवल आप इसको थोड़ा रिवीजन कीजिएगा ना, तो आपका थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ जाएगा, ठीक है। आप में एक कॉन्फिडेंस में आ जाएगा कि हाँ, कैसा भी प्रश्न हो आप सॉल्व कर पाओगे। चलिए, नेक्स्ट वही नियम को समझते हैं। इस वीडियो के अंतिम नियम को समझते हैं, क्योंकि अंत भला तो सब भला, तो अच्छे से इसको थोड़ा समझते हैं। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे 2 त्रिभुज है और एक त्रिभुज थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं, इसका नाम लेते हैं DEF, इसका नाम PQR ले लेते हैं, PQR। तो त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज PQR,
ठीक है। तो ये दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, देखिए दोस्त, त्रिभुज एरिया ऑफ, क्योंकि एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, ठीक है, इसकी संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होती है। कैसे, ध्यान दीजिए थोड़ा। तो संगत मतलब कि भाई भाई नजदीकी वाला, ये संगत है, तो DE का स्क्वायर और P बटा में PQ का स्क्वायर बराबर में, ये नजदीक है ना, तो EF का स्क्वायर बटा में QR का स्क्वायर बराबर में कौन बचा है, DF बचा है, तो DF का स्क्वायर बटा में PR का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखिए दोस्त, इसको आप बिना चित्र के भी लिख सकते हो इस नियम को। ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो आपको यही पर समझ लेना है, नज़दीक है तो DE स्क्वायर बटा में PQ स्क्वायर, DF स्क्वायर बटा में QR स्क्वायर। क्लियर है। और अगर अच्छी तरह से मैंने आपको समझा ही दिया है कि जैसे त्रिभुज DEF बराबर में त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज PQR के, तो कोण D बराबर कोण P, कोण D बराबर PQ, ये कोण दोनों बराबर है, तो इसके सामने वाला भुजा EF, यानी कि EF स्क्वायर कहाँ है, EF स्क्वायर, इसका मतलब QR स्क्वायर। इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं। चलिए कि इसको क्लियर करने के लिए एक प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको कोई इसमें डाउट ना रहे। ध्यान दीजिए दोस्त, प्रश्न क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज EDF और एरिया ऑफ त्रिभुज ABC रेशियो एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर में 4:9, यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो DF किसके बराबर होगा, के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, जैसे दो त्रिभुज है, एक ABC है, दूसरा त्रिभुज है आपका EDF। इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज EDF, यानी कि एक के सामने ये वाला एंगल बराबर होगा और B के सामने कोण D और C के सामने कोण F, यानी कि ये वाला बराबर होगा। और आपसे कह रहा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा में, यानी कि रेशियो दे दिया है तो बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर में 4/9, रेशियो दिया है तो बटा में लिख सकते हैं आप। और दिया है AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AB 6, BC 8 और AC बराबर 10। ठीक है, आपसे पूछ रहा है DF, यानी कि ये वाला एंगल भुज आपसे पूछ रहा है क्या होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए दोस्त, ये क्या है, त्रिभुजों का क्षेत्रफल दे दिया है। ठीक है, यानी कि 4/9 क्या है, ABC का क्षेत्रफल बटा में DEF का क्षेत्रफल दे दिया है। जब क्षेत्रफल दिया है तो क्या होता है, संगत भुजाओं का वर्गों का समानुपाती होती है। अब देखते हैं, हमें तो DF सॉल्व करना है ना, DF की लंबाई पूछना है। तो A बराबर में कोण E है, तो E के सामने x है, तो x का मान सॉल्व करना है, तो A के सामने ये वाला 8, तो 8 का स्क्वायर बटा में x का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है, तो फिर से इसको थोड़ा सा रिपीट कर दें। देखिए दोस्त, ये आपका एरिया बराबर में इतना दे दिया है 4/9। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है कि एरिया जब दिया है तो इसके संगत भुजाओं का स्क्वायर का अनुपात होता है। ठीक है, तो इसका जैसे ABC का क्षेत्रफल 4 है, तो AB के सामने BC, ठीक है, और DEF हमें तो x का मान निकालना है ना, तो कोण A बराबर D, तो A के सामने 8, तो 8 का स्क्वायर और E के सामने x स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 8 8 64, 16 चौका 64, x स्क्वायर इधर जाएगा तो 16 गुना 9, x स्क्वायर रूट आ जाएगा तो 16 गुने 9, तो 16 का 4 और 9 का 3, आपका 12। क्लियर है।
तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। हाँ, इसको थोड़ा सा और कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा आपको एकदम क्लियरली सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ तक सॉल्व कर दिया, ठीक है। और कोई भी अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोल सकते हो कि कहाँ दिक्कत है, क्या नहीं दिक्कत है, क्या मुझे समझाने में कोई दिक्कत है, तो वो आप पॉइंट बता सकते हो कहाँ मुझे दिक्कत है क्या नहीं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच इस वीडियो देखने के लिए।